श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं डीपी पांडे और आप देख रहे हैं डीपी पांडे सांकृत्य। दोस्तों, आज आप सुनेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक 22वीं सदी का अध्याय 9 नालंदा में स्वागत। मित्रों, मैं आगे आपको सुनाऊं इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि राहुल जी और उनसे जुड़े और साहित्य आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए सुनते हैं नालंदा में स्वागत। अब हमारी गाड़ी दनदनाती नालंदा के पास जा रही थी। प्रातः काल का समय था। भगवान भुवन ज्योति यद्यपि अभी पूर्व के क्षितिज पर दिखाई नहीं पड़ते थे, किंतु उनके आने का संवाद उषाकालीन रिद्धिमा दे रही थी। दूर कृषि विद्यालय के वृक्षों के ऊपर से यह लालिमा वैसे ही दिख पड़ती थी जैसे अंधेरी रात में दूर से दिखलाती दावदी, मानो भास्कर संसार के अंधकार के दग्ध करने में अभी रुके हैं। यद्यपि अभी उनका साक्षात आगमन नहीं हुआ, किंतु उनकी आवाई की सूचना पाए हुए से पक्षीगण इधर उधर उड़ उड़कर बैठ रहे थे। रेल लाइन दोनों ओर फलों के भार से लटके हुए चनों के पौधे दूर तक दिखलाई पड़ते थे, जिनमें कहीं कहीं पतली पतली खेतों में जाने वाली लाइनें दिखलाई पड़ जाती हैं। मैंने कहा, और तो सब है, किंतु आज के लोगों को चने का होला तो ये मयस्सर होता होगा। किंतु पीछे मेरा यह विचार भी गलत निकला। मैंने स्वयं पीछे होला खाया था। मेरे साथी भी शौचाद से निवृत्त हो बैठे थे। गाड़ी में कहीं कुछ लोग पुस्तक पढ़ते हुए दिख पड़ते थे, कुछ लोग गा रहे थे, बाकी लोग भी चुपचाप अपने स्थानों पर बैठकर अपने अपने विचारों में मग्न थे। उस भीतरी सन्नाटे में वहीं गाड़ी में हड़घड़ाहट कानों में आ रही थी। मैं भी शौच आदि से निवृत्त हो स्नान कोठरी में स्नान करके आ बैठा। अब हमारी गाड़ी विद्यालय भूमि में प्रविष्ट हुई। चारों ओर दूर तक खेतों से घिरा एक 3 तल्ला सुंदर मकान है। उससे थोड़ी दूर पर एक ऊंचा 4 महल का मकान है, जिसमें चारों ओर के मकानों के बीच एक बड़ा भारी चौखुटा आंगन है। मकान के बाहर फूलों की शोभा निराली है। विश्वामित्र ने बतलाया वह कृषि विद्यालय है और यह उसका छात्रावास। ऐसे ही और भी थोड़ी थोड़ी दूर पर विद्यालय मिलते गए। आखिर ठीक 6:30 बजे गाड़ी नालंदा के बड़े स्टेशन पर पहुंची। नालंदा का घेरा बहुत भारी है। यहाँ 4 स्टेशन हैं जो समीपस्थ विद्यालय के नाम से पुकारे जाते हैं। इस बड़े स्टेशन का नाम है नालंदा प्रधान। प्रत्येक ट्रेन में उन प्रबंधों के साथ बेतार का टेलीविजन भी लगा रहता है। पिछले स्टेशन पर फिर विश्वामित्र ने हमारे आने की सूचना आचार्य को दे दी थी। हमारी गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही विद्यालय ने धर्म सूचना का बिगुल दिया। पटना के चढ़ते वक्त हम लोग दरवाजे के पास ही बैठे थे, अतः गाड़ी खड़ी होते ही उतर पड़ी। प्लेटफार्म पर आचार्य तथा 50 प्रधान उपाध्याय खड़े थे। मेरे उतरते ही सबने स्वागत किया और गले में फूलों की माला डाली। स्टेशन से बाहर यद्यपि मोटर खड़ी थी, किंतु मैंने कहा, इतनी दूर के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। दूसरे मार्ग में
खड़े बच्चों से मिलने में भी कठिनाई उपस्थिति हुई होगी। अब हम लोग विश्व बंधु भवन की ओर चले। सड़क के दोनों ओर पांति में विद्यालय के छात्र खड़े थे। यह सब बड़ी श्रेणियों के छात्र थे। एक एक विद्यालय के छात्रों की पंक्ति एक ही जगह थी। पहुंचने के साथ ही उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का परिचय कराया जाता था। इस प्रकार आखिर वसुबंधु भवन का बड़ा हाल आ गया। वसुबंधु भवन की शोभा अपूर्व है। चारों ओर दूर तक घास का हरा मैदान है। मकान बहुत ऊंचा सफेद संगमरमर का सा दिखता है। इसके चारों ओर संगमरमर की छतरियों के नीचे पुराने और बीते हुए कितने ही आचार्यों के प्रसिद्ध महापुरुषों की मूर्तियां हैं। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यहाँ विद्याव्रत की भी एक विशाल मूर्ति स्थापित है। यह वही यशस्वी पुरुष हैं जिन्होंने नालंदा के पुनरुद्धार के वक्त सर्वप्रथम अपना सर्वस्त्र दिया था। सब स्थावर और जंगम संपत्ति उनकी 25 लाख की थी। उन्हें कोई संतान न थी। उन्होंने विद्यालय ही को अपना पुत्र बना सर्वस्त्र अर्पण कर दिया। विद्यालय ने सचमुच उस समय असाधारण साहस और स्वार्थ त्याग का परिचय दिया था। मुझे स्मरण है कि जिस समय मेरे हृदय में विद्यालय के पुनरुद्धार का विचार उठा तो स्वयं इस प्रकार का भी संदेह उठता था कि क्या मेरे ऐसे अकिंचन अयोग्य व्यक्ति ऐसे भारी कार्य को उठा सकता है। मेरा हार्दिक इच्छा होती थी कोई इसके सदृश ही महान पुरुष इस काम को अपने हाथ में लेता तो मुझे भी उसके पीछे चलकर सब प्रकार से सेवार्थ रहने में कितना आनंद होता। किंतु दुर्भाग्य से महान पुरुष को इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण न था अथवा अपेक्षा थी। यही देख और सर्वथा अपनी अयोग्यता जानकर भी मैंने इस काम में हाथ डाल ही दिया। किंतु इस काम में अनेक विद्वानों के अतिरिक्त बहुत धन की भी आवश्यकता थी। धन वालों का अभाव न था, किंतु उनमें से बहुत तो इसका महत्व ही नहीं समझते थे। जो समझ भी सकते थे उन्हें ऐसा होने पर विश्वास न था। अन्य जगहों में धनादि प्रदान करने से पदवियों और खिताबों की वृष्टि की संभावना थी, वह यहाँ न थी। फिर ऐसी अव्यवस्था में कौन धनपात्र आगे बढ़ता। मैंने बाल्य ही से यद्यपि भिक्षु आश्रम ग्रहण किया था, किंतु भिक्षा मांगने का अभ्यास न था। यह और भी एक कठिनाई थी। खैर किसी तरह मैंने अपने आप को इसके लिए तैयार किया। उत्साही पुरुषों ने मेरी झोली में पढ़ना आरंभ किया, किंतु फिर वही कठिनाई। यह सभी उत्साही पुरुष ऐसे थे जो अपने उत्साह के बराबर धन देने की सामर्थ्य न रखते थे, तो भी उनके उत्साह से मुझे बड़ा बल मिलता था। ऐसे समय में विद्याव्रत के हृदय से प्रेरणा हुई। यह मेरे लिए अपरिचित व्यक्ति थे। उनके पूर्व कभी उन्होंने ऐसे कार्यों में हाथ भी न डाला था, परंतु न जाने हृदय में एकदम क्या आया कि उन्होंने अपने सर्वस्व का दान पात्र में मेरे पास भेज दिया। आज शताब्दी की ऊपर की बात मेरे लिए कल की सी है। मेरे नेत्रों के सामने अब भी मेरे वह सहयोगी फिर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन को विद्यालय की आधारशिला के नीचे डाला था। उस समय के हम लोगों ने उनका सम्मान किया, किंतु उतना ही
जीतने के वे पात्र थे। वसुबंधु भवन अर्धचंदाकार है। इसमें 1.25 आदमियों के बैठने का स्थान है। बैठने की गैलरियां रंगमंच के सम्मुख से आरंभ हो धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती हैं। यद्यपि वह रंगमंच के सम्मुख अर्धचंदाकार दूर तक चली गई हैं, किंतु इस प्रकार बनाई गई हैं कि सभी दूर और नजदीक के आदमी रंगमंच को देख सकते हैं। इन गैलरियों के नीचे ऊपर 3 तहें हैं। बहुत बैठने के लिए लंबी लंबी कुर्सियां हैं। स्थान स्थान पर बिजली के लैंप और पंखे लगे हुए हैं। रंगमंच की धीमी सी आवाज को भी सबसे आखिरी वाले श्रोता तक के कान में बराबर पहुंचने के लिए बीच बीच में शब्द प्रसारक यंत्र लगे हुए हैं। यह शब्दों को श्रोतव्य बनाते हैं। प्रत्येक तल में वायु और सूर्य प्रकाश के आने व जाने के लिए पर्याप्त रोशनदान और वातायन है। दीवारों में भूमंडल के प्राचीन और अवार्चनीय महापुरुषों के चित्र और सुनहरे अक्षरों में सूक्तियां लिखी हुई हैं। इन चित्रों में अधिकांश विद्यालय के ही छात्रों और अध्यापकों के बनाए हुए। छात्रों और छात्राओं दोनों के बैठने के लिए भवन में स्थान है। बैठने की जगहों पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बाहर लगी हुई हैं। केवल रंगमंच पर जाने का मार्ग सामने पड़ता है। रंगमंच की बगल में नेपथ्यशाला है, जहां नाटक करने के समय पात्र नेपथ्य परिवर्तन करते हैं। विद्यालय परिवार समूह रूप से मेरा स्वागत करने के लिए भवन में बैठा हुआ था, इसलिए आचार्य ने वहां चलने के लिए मुझसे कहा। अब जलपान का समय समीप था, इसलिए रंगमंच पर 2 शब्दों में विद्यालय की ओर से अभिनंदन करते हुए उन्होंने मेरे गले में फूलों का हार डाला। मैंने भी 2 ही शब्दों में इसके लिए कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि अब तो मैं फिर अपने प्यारे विद्यालय के लिए आ ही गया हूँ। वहां से मैं सीधे विद्यालय के अतिथि विश्राम में ले जाया गया। यह अतिथि विश्राम बहुत बड़ा 5 तलों का मकान है। इसमें 1000 आदमियों के आराम से ठहरने का स्थान है। कोठरी आदि सबका प्रबंध वैसा ही था जैसे कि सेवग्राम, किंतु यह एक बहुत लंबे चौड़े मैदान वाले आंगन के चारों ओर बना हुआ है। ऊपर चढ़ने के लिए बिजली के झूले हैं, जिन पर बैठकर आदमी अपने विश्राम स्थान के तल पर शीघ्र जा पहुंचता है। बिजली के पंखों और दीपकों तथा पानी के नलों का पूरा प्रबंध है। अतिथियों की सेवा और आवभगत के लिए बहुत से पुरुष और महिलाएं नियुक्त हैं। अतिथियों के लिए यही एक बड़ी पाकशाला और भोजनशाला है। तैरकर स्नान करने के लिए एक बड़ा कुंड है। उपयुक्त पुस्तकों का एक पुस्तकालय और अस्वस्थ अतिथियों के लिए पृथक चिकित्सालय भी है। इस प्रकार यह अतिथियों का अच्छा खासा गांव है। अतिथि विश्राम के द्वार पर टाम है, जो राजगृह तक फैले हुए हैं। भिन्न भिन्न कॉलेजों तक चली गई हैं। अतिथि जिस कॉलेज को जाना चाहते हैं वह दरवाजे ही पर वहां जाने वाले ट्राम पर बैठ जाते हैं। विद्यालय की इस प्रकार की श्री वृद्धि देखकर मेरे आनंद की सीमा न थी। मेरे समय से अब बहुत फर्क हो चुका था।
विश्राम स्थान पर पहुंचकर वहां जलपान के लिए सब कुछ तैयार पाया। मैंने विश्वामित्र, आचार्य, वशिष्ठ तथा अन्य प्रधान अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ जलपान किया। जलपान के बाद आज का प्रोग्राम शिशु कक्षा देखना निश्चित हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आगे 10वां भाग आप सुनेंगे, शिक्षा पद्धति शिशु कक्षा। थैंक यू।